नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अपन चर्चा करने जा रहे हैं और भारतीय संविधान में अपन ने एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है जो कि है भारतीय संसद। ठीक है, जो संसद वाला जो टॉपिक है वो सब लगभग सारे एग्जामों में आता है, तो पहले अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो उसको पहले देखे। और आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो भी सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है तो याद रखना, स्थानीय स्वशासन। कौन सा टॉपिक है? स्थानीय स्वशासन। देखिए, आज जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। तो याद रखना, जब स्थानीय लोगों द्वारा उस क्षेत्र का शासन किया जाता है तो ये स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं इसे। स्थानीय लोगों द्वारा, उसी क्षेत्र के लोगों द्वारा जब शासन किया जा रहा है, उस क्षेत्र पर उसकी व्यवस्था संभाली जा रही, तो वो क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन। पहला प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि स्थानीय स्वशासन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी को पता है कि हमारे सरकार के दो स्तर होते हैं, एक तो केंद्र का स्तर और दूसरा होता है राज्य स्तर। केंद्र स्तर और राज्य स्तर, और इसके अलावा जो तीसरा स्तर माना जा रहा है वो कौन सा है? स्थानीय स्तर या स्थानीय स्वशासन। लेकिन आपको याद रखना है, जब स्थानीय स्वशासन नहीं था तो क्या ऐसा मुमकिन है कि केंद्र की सरकार एक गांव में जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर सके? गांव में पर्टिकुलर किसी परिवार की प्रॉब्लम सोल्व कर सके? गांव में बहुत सारी समस्याएं होती है, उनको स्थानीय लोगों द्वारा सोल्व करने के लिए तो हमने किसकी स्थापना चालू की या किसकी शुरुआत की? तो स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, राज्य सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती और केंद्र सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती, तो हमने क्या कहा कि स्थानीय स्तर पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो स्थानीय लोगों की प्रॉब्लम सुन सके और वो आगे तक पहुंचाए और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सके। तो ग्रामीण स्तर पर जितनी भी प्रकार की समस्याएं आती है उन समस्याओं का निपटारा करती है कौन सी? स्थानीय स्वशासन, जिसमें अपन ने पंचायती राज और नगरीय स्वशासन भी पढ़ेंगे। तो अपन ने पहले तो देखा कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, तो अपन ने देखा कि ग्रामीण लोगों द्वारा या फिर स्थानीय लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो स्थानीय लोगों के पास बहुत सारी समस्या होती है जिसको स्थानीय स्तर पर निपटाना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन ने किसकी स्थापना की है, किसकी शुरुआत की है? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की है। देखिए, इसके अलावा याद रखना एक शब्द और आता है, स्थानीय स्वशासन के अलावा एक शब्द और आता है, स्थानीय, एक शब्द और आता है, आपको याद रखना है, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन। देखिए, दो शब्द है, एक तो स्थानीय स्वशासन और एक है स्थानीय शासन। इन दोनों में अंतर है। ठीक है, जैसे सरपंच है तो ये सरपंच क्या होगा? ये स्थानीय स्वशासन का पार्ट है। लेकिन अपन कह सकते हैं एक पंचायत स्तर पर पटवारी भी होता है, एक पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक भी होता है, ठीक है, पंचायत सहायक भी होता है, पंचायत सचिव भी होता है। तो ये क्या होंगे? तो ये जो पंचायत सहायक, पटवारी ये होंगे ना, सरकारी कर्मचारी, ये कौन होंगे? स्थानीय शासन का पार्ट होंगे। जैसे जिला स्तर पर कलेक्टर है, तहसील स्तर पर तहसीलदार है, ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? तो स्थानीय शासन का पार्ट है। लेकिन जब सरपंच की, उप सरपंच की, प्रधान की, जिला प्रमुख की, इनकी बात करें तो ये किसका पार्ट है? तो ये स्थानीय स्वशासन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो सरपंच बनेगा वो उसी गांव का या उसी पंचायत का होना चाहिए, जबकि कलेक्टर या फिर अपन बात करें जो पटवारी है वो किसी और गांव का होगा तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं। तो स्थानीय, स्व का मतलब होगा स्वयं द्वारा, स्व का मतलब होगा स्वयं द्वारा। तो याद रखना, ये स्वयं द्वारा जो शासन किया जा रहा है वही क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो याद रखना, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत एक अपने जो गवर्नर जनरल रहे हैं उनका नाम था लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव लेकर आए थे, एक संकल्प लेकर आए थे सन 1882 में। वहीं से किसकी शुरुआत मानी जाती है? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। तो अब अपन चर्चा करते हैं लॉर्ड रिपन की, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की या लॉर्ड रिपन की। देखिए, समय था सन 1882। सन 1882, उस टाइम पर भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, और यह प्रस्ताव क्या कहलाया? तो याद रखना, यह प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव के तहत अपन ने क्या किया? इस प्रस्ताव के तहत हमने विभिन्न प्रकार के या विभिन्न शहरों में जिला बोर्डों की स्थापना की। इस प्रस्ताव के आधार पर
इस प्रस्ताव के आधार पर जिला बोर्डों की स्थापना हुई। जिला बोर्डों की क्या हुई? स्थापना। हमने विभिन्न क्षेत्रों में जिला बोर्डों की स्थापना की है और कौन से प्रस्ताव के दौरान या कौन से प्रस्ताव के तहत स्थापना की है? तो लॉर्ड रिपन ने जो प्रस्ताव पेश किया था 1882, इसके तहत स्थापना की। ठीक है, और इसी लॉर्ड रिपन का ये जो संकल्प है, ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव क्या कहलाया? तो याद रखना, ये प्रस्ताव कहलाया स्थानीय स्वशासन का आरंभ या स्थानीय स्वशासन का शुरुआत। यानी कि जो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? तो सन 1882 में मानी जाती है। ठीक है, किसके काल में या किसके द्वारा शुरुआत मानी गई? तो लॉर्ड रिपन के इस संकल्प के द्वारा शुरुआत मानी गई। ठीक है, ये बहुत ही उदारवादी अपन कह सकते हैं शासक थे या अपन कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे, बहुत ही उदारवादी थे। तो इन्हीं के कार्यकाल में अपन कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है? शुरुआत मानी जाती है। तो अब इन लॉर्ड रिपन के बारे में बात करते हैं या इस काल की बात करते हैं। तो पहली बात, इसी काल में अपन कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत और कब से मानी गई? तो याद रखना, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से? तो वो शुरुआत मानी गई कब से? 1882। और इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया? जनक कहा गया। एक पंचायती राज का जनक पढ़ेंगे, बलवंत राय मेहता, वो बाद में आएगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं। तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो अगली अपन बात चर्चा कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन के जनक कौन होंगे? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन होंगे? तो याद रखना, वो भी कौन? वो होंगे लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? वो मनक। तो याद रखना, लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, और इसके अलावा जो अपन बात करेंगे वो कौन सी इसके अलावा जो बात करेंगे इसके बारे में या इस प्रस्ताव के बारे में और कहा जाता है कि इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखना है मेग्ना कार्टा क्या होता है, सुनना जरा। इस प्रस्ताव को, कौन से प्रस्ताव को? जो प्रस्ताव किसने पेश किया है? इस प्रस्ताव को पेश किया है लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहते हैं। मेग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो इस प्रस्ताव को, इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया? मेग्ना कार्टा। अब सवाल यह बनता है कि साहब मेग्ना कार्टा क्या होता है? देखिए, सन 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे, जॉर्ज या जॉन प्रथम थे। जॉन प्रथम ने, इंग्लैंड के राजा जॉन प्रथम ने अपने नागरिकों को सन 1215 में अधिकार दिए, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। और वो जो अधिकार है, ये वो जो प्रपत्र था जिसमें अधिकार दिए, वो प्रपत्र क्या कहलाया? तो वो प्रपत्र कहलाया था मेग्ना कार्टा। और स्थानीय स्वशासन के तहत हम भी स्थानीय लोगों को अधिकार दे रहे हैं, तो ये स्थानीय स्वशासन या इस प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा में समझे क्या हुआ कि इंग्लैंड के राजा ने वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिस प्रपत्र के तहत दिए थे वो प्रपत्र क्या कहलाया? मेग्ना कार्टा। और इस प्रस्ताव के तहत हम भी स्थानीय लोगों को अधिकार दे रहे हैं, तो ये जो अधिकार है या ये जो प्रपत्र है या प्रस्ताव है, ये क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा। इसके अलावा याद रखना, एक सवाल और भी या एक प्रश्न और भी बनता है, भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो याद रखना, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा। क्योंकि मौलिक अधिकार के तहत भारतीयों को भारत का संविधान भी कुछ अधिकार देता है। तो स्थानीय स्वशासन का तो मेग्ना कार्टा ये हो गया, ठीक है। जो मूल मेग्ना कार्टा है वो इंग्लैंड का हो गया, और भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कौन सा हो गया? तो मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार के तहत हमें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें मौलिक अधिकार के तहत मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कौन सा हो गया? तो वो हो गया कौन सा? तो अपन कह सकते हैं मौलिक अधिकार। तो इसको भी अपन साथ लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा आपको। भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा, भारतीय
संविधान का मैग्ना कार्टा। और भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है उनको अपन कह सकते हैं, क्या कहेंगे, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इस प्रस्ताव को कहते हैं, और मैग्ना कार्टा मूल रूप से कहां का है, तो इंग्लैंड का है। ठीक है, तो ये अपने केवल इस प्रस्ताव के, केवल अपन ने क्या किया, इस प्रस्ताव की चर्चा की। और किस प्रस्ताव की चर्चा की है, वो चर्चा की है लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव की, जिसमें अपन ने देखा है कि इस प्रस्ताव को लाने वाला लॉर्ड रिपन, इसी प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। इसी प्रस्ताव के तहत हमने विभिन्न प्रकार के जिला बोर्डों की स्थापना की है। इसी प्रस्ताव को के कारण इस स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना गया, लॉर्ड रिपन माना गया। और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। जबकि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, मौलिक अधिकारों को कहा गया। ठीक है, और अब जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो अपन चर्चा करेंगे किसकी, आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या चर्चा करनी है, ये तो अपन ने शुरुआत देख ली। अब प्रश्न आता है, स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप, स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे पहला कानून कब आया, तो याद रखना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। आपको पता है विभिन्न प्रकार के अधिनियम आए थे आजादी से पहले। 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। ये बहुत सारे अधिनियम अंग्रेज सरकार या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटेन की संसद भेज रही थी भारत में प्रशासन करने के लिए, वो अधिनियम भेज रही थी। और उन्हीं में से एक अधिनियम था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत हमने स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप दिया, या फिर स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे पहला कानून बनाया। ठीक है, तो देखिए अगली चर्चा करते हैं अपन। अगली चर्चा क्या करनी है, स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप कब दिया गया। स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप कब दिया गया, यानी कि इसके लिए सबसे पहला कानून कब बनाया गया। तो स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप दिया गया था, कब दिया, तो वो एक्ट था कौन सा, तो याद रखना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सन 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सन 1919 के तहत हमने स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप दिया, या इसके लिए सबसे पहला कानून बनाया। फिर प्रश्न आता है कि हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक तो केंद्र की सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक राज्य की सूची जिस पर सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक सूची होती है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। केंद्र की सूची पर या संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें मिलकर या अलग अलग कानून बनाएगी। सवाल ये बनता है कि हमारा जो स्थानीय स्वशासन है ये किसे सौंपा गया है, तो हमारा स्थानीय स्वशासन राज्य सरकारों को सौंपा गया है। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय है, तो याद रखना वो विषय है कौन सी, राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय हो गया, राज्य सूची का विषय। तो एक कथन और लिख सकते हैं अपन, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय है। यानी कि इस पर कानून कौन बनाएंगी, तो इस पर जितने भी कानून बनेंगे कौन बनाएंगे, राज्य सरकार बनाएगी। कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार। ठीक है, अब इसके अलावा जो चर्चा करनी है, आप सभी को याद रखना है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों प्रबल समर्थक हुआ करते थे किसके, स्थानीय स्वशासन के। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का एक सपना था जो पूरा भी हुआ, आप सभी को पता है। तो महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में बहुत कुछ कथन भी बोले हैं, उन कथनों के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। और महात्मा गांधी ने एक पुस्तक भी लिखी है, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं। देखिए महात्मा गांधी
ग्राम स्वराज की अवधारणा देने वाले, यानी कि आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने कौन सी अवधारणा दी, तो याद रखना ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। कौन सी अवधारणा दी? ग्राम स्वराज की, ग्राम स्वराज की अवधारणा, ग्राम स्वराज की अवधारणा, यानी कि स्थानीय स्वशासन वाली बात हो रही है। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी? तो कौन थे वो? तो वो थे महात्मा गांधी। दूसरा, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, और वो पुस्तक कौन सी है? तो याद रखना वो पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है, और ग्राम स्वराज पर पुस्तक लिखी है। ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने गांवों का महत्व बताया कि हमारा देश जो मूल रूप से जो विकसित होना है वो कहां से होना है? गांव से विकसित होना है। ठीक है। सारी अपॉर्चुनिटी अपन मैक्सिमम तौर पर अपन कह सकते हैं कहां पर है? गांव में है। और गांवों की महत्वता बताने के लिए या महत्वता बताते हुए इन्होंने, महात्मा गांधी ने एक कथन कहा कि यदि भारत में गांव नष्ट हो गए तो पूरा भारत देश भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इनके जो 2 कथन है उन कथनों के बारे में भी चर्चा करते हैं। इनके कथन क्या है? तो इनके कथन है, देखना, इनका कथन है, भारत की आत्मा गांवों में बसी है। भारत की आत्मा गांवों में बसी है, गांव में बसी है, गांव में बसी है। यदि गांव नष्ट हो गए, यदि गांव नष्ट हो गए यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। तो भारत भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। भारत भी नष्ट हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो याद रखना ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने गांव का महत्व बताया कि सब कुछ है जो कहां पर है? गांव में है। अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के बारे में भी कहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन की जो प्रयोगशाला है वो कौन सी है? ये सारी पंचायती राज की संस्थाएं। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एक कथन और भी बोला है इन्होंने, पंचायती राज या यूं कह लो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करने वाली प्रयोगशालाएं, क्या का अध्ययन करने वाली प्रयोगशालाएं हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा है, ग्राम स्वराज की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा इन्होंने पुस्तक लिखी है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कथन कहा कि अगर भारत नष्ट हो गया या अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में क्या कहा? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करने वाली प्रयोगशाला है। महात्मा गांधी के अलावा जो एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है चाचा नेहरू, या अपन कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी सपना इसी भी संदर्भ में था। तो उन्होंने भी कथन कहा है कि पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगले हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू का कथन है, पंचायती या ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, यानी कि लोकतंत्र की जो शुरुआत मानी जाएगी वो कहां से मानी जाएगी? ग्राम पंचायत से। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि
जवाहरलाल नेहरू के अलावा आपको याद रखना है कि अब अपन बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के प्रकार कितने होते हैं। याद रखना, स्थानीय स्वशासन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार होते हैं, एक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक शहरी स्थानीय स्वशासन। अब देखते हैं, देखिए अब जो सवाल उठता है वो कौन सा उठता है, तो याद रखना स्थानीय स्वशासन के प्रकार, स्थानीय स्वशासन के प्रकार। और कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से, तो याद रखना एक तो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक कौन सा है, शहरी। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को क्या कहते हैं, तो याद रखना पंचायती राज, पंचायती राज। और शहरी स्थानीय स्वशासन को अपन कहते हैं नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये इसमें आएगा। ठीक है, पंचायती राज कौन सा हो गया, तो ये स्थानीय स्वशासन तो है, लेकिन कौन सा वाला स्थानीय स्वशासन है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसकी परिभाषा बात करें तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कौन सा हो गया, पंचायती राज। और जो शहरी स्थानीय स्वशासन है वो कौन सा हो गया, नगरीय स्वशासन, स्थानीय शहरी स्थानीय स्वशासन। अब ये प्रश्न पटवार में आया है। पटवार में क्या आया है, पटवार में प्रश्न बना है स्थानीय स्वशासन, या फिर अपन बात कर सकते हैं पटवार में प्रश्न क्या बना, पटवार में प्रश्न बना पंचायती राज व्यवस्था है। और उसमें एक ऑप्शन था स्थानीय स्वशासन और एक ऑप्शन था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक ऑप्शन था स्थानीय प्रशासन। तो याद रखना ऑप्शन, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन ज्यादा था। एक तो ऑप्शन था स्थानीय स्वशासन और एक ऑप्शन था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो आपको कौन सा सटीक लगना सही करना है, तो याद रखना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन सही करना है। क्यों, क्योंकि स्थानीय स्वशासन तो नगरीय भी ये भी है, लेकिन ग्रामीण वाला कौन सा है, तो ऑप्शन में अगर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन दे रखा है तो पंचायती राज व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है, वो व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। कौन सी, पंचायती राज की। याद रखना ऑप्शन में कौन कौन सा भी था, स्थानीय स्वशासन भी था, लेकिन ऑप्शन सही कौन सा था, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। एक प्रश्न ये बन गया। इसके अलावा याद रखना हाल ही में बजट पास हुआ, बजट में लगभग 50 करोड़ के बजट लगभग गांधी जो महात्मा गांधी जो गांधी दर्शन म्यूजियम हुआ बनेगा, और वो कहां पर बनेगा, जयपुर में। महात्मा गांधी या गांधी दर्शन म्यूजियम जयपुर में बनेगा। इसके अलावा सभी विभिन्न प्रकार की जो पंचायतें, ग्राम पंचायतें हैं या पंचायत समिति मुख्यालय है, वहां पर अंबेडकर भवन भी बनेगा। ये भी आपको याद रखना है, हाल ही में बजट में पेश हुआ था इस साल के। और अब अपन बात करते हैं ये जो स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की है, तो अब अपन बात कर ही लेते हैं किसके बारे में, जो सरपंच होता है। इस सरपंच को पहले क्या बोलते थे, पौराणिक टाइम पर क्या बोलते थे। जैसे जो वैदिक काल था, वैदिक काल में इसे ग्रामणी बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्रामीणी। ग्रामीणी या वैदिक काल के बारे में बात करें, अथर्ववेद था। अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख है। वैदिक काल के बाद धीरे धीरे बौद्ध काल आया और बौद्ध काल में इसे क्या नाम दिया गया, तो ग्राम योजक नाम दिया गया। ठीक है, तो अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए जो सरपंच के नाम की बात करें, सरपंच, सरपंच, सरपंच के नामों की बात कर रहे हैं, तो सरपंच के नामों में आपको याद रखना है वैदिक काल में इसका क्या नाम था, तो वैदिक काल में इसका नाम था वैदिक काल। और वैदिक काल में इसका नाम क्या था, तो वैदिक काल में इसका नाम था ग्रामिक, ग्रामीण है ना, ग्रामिक। वैदिक काल में यह अपन बात कर सकते हैं, अथर्ववेद की बात करते हैं, ग्रामीणी नाम था अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका ग्रामीणी नाम उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद कौन सा काल आया, तो बौद्ध काल आया, और बौद्ध काल में इसे ग्राम योजक कहा गया, और मौर्य काल में इसे क्या कहा गया, तो ग्रामिक कहा गया। ठीक है, तो बौद्ध काल और मौर्य काल की बात करते हैं। बौद्ध काल में इसे क्या कहा गया, तो बौद्ध काल में आपको याद रखना ग्राम योजक, ग्राम योजक कहा गया। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं मौर्य काल में इसका क्या नाम रखा गया, तो मौर्य काल में इसका नाम रखा गया ग्रामिक। क्या रखा गया, ग्रामिक। और मौर्य काल के बाद आया था, आपको याद रखना है मुगल काल, और मुगल काल में इसे मुकद्दम या चौधरी नाम दिया गया। और वर्तमान में आप सभी को पता है सरपंच ही है, तो मुगल काल में इसे क्या नाम दिया गया, मुगल काल। मुगल काल में
इस सरपंच का या जो मुखिया था गांव का, इसे नाम दिया गया मुकद्दम या फिर चौधरी नाम दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं किसकी? सरपंच के विभिन्न कालों में विभिन्न नामों की बात करना है। ठीक है, वैदिक काल में इसे ग्रामीणी कहा गया, मौर्य बौद्ध काल में इसे ग्राम योजक कहा गया, इसके अलावा मौर्य काल में इसे ग्रामीण कहा गया, ग्रामिक कहा गया, और इसके अलावा मुगल काल में इसे कहा गया मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, ये तो अपन ने कुछ बेसिक चर्चाएं की है। देखिए, अपन ने बेसिक चर्चाएं की है पंचायती राज के बारे में, जिसमें पहला तो अपन ने देखा था किसके बारे में? तो पहला तो अपन ने देखा था लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, फिर अपन ने देखा था किस सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन और इसके लिए पहला कानून कब आया। फिर अपन ने महात्मा गांधी के बारे में, जो ग्राम स्वराज की इन्होंने अवधारणा दी है, और जवाहरलाल नेहरू का कथन देखा था, जो ग्राम पंचायतों को जिसने लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है वो कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर अपन ने देखा कि स्थानीय स्वशासन और स्थानीय प्रशासन में अंतर है, वो भी अपन देख लिया। इसके अलावा अपन देखते हैं किसके बारे में? स्थानीय स्वशासन के प्रकार, तो प्रकार भी अपन ने देखे, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, और फिर अपन ने देखा सरपंचों के नाम। विभिन्न समय में विभिन्न नाम दिए गए हैं। और अब अपन देखते हैं राजस्थान में भी आजादी से पहले विभिन्न प्रकार के ग्राम पंचायत अधिनियम बने हैं, विभिन्न रियासतों ने बनाए हैं। जैसे बीकानेर रियासत ने सन 1928 में एक ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया था। रियासतों में भी पंचायती राज की व्यवस्था लागू की थी, और ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी, कौन सी थी? तो याद रखना, वो रियासत थी बीकानेर रियासत। फिर 1938 में जयपुर रियासत आ गई। फिर सिरोही, भरतपुर और करौली, ये रियासतों ने भी अपने कानून बनाए। कौन से वाले कानून? तो ग्राम पंचायत अधिनियम वाले कानून। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं, अगली चर्चा करें, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित, आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, संविधान बनने से पहले की। ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कहां पर हुए? तो याद रखना, देखिए, पहला जो रियासत हुआ करती थी वो रियासत कौन सी? तो याद रखना, पहली रियासत हो गई बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत है, और बीकानेर रियासत ने सन 1928 में ही ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर दिया। यानी कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया, रियासत का नाम क्या है? बीकानेर रियासत। इसके अलावा दूसरी सन 1938 में बात करें तो 1938 में कौन सी रियासत थी? तो जयपुर रियासत। ठीक है, इसके अलावा 1943 में सिरोही, और इसके अलावा भरतपुर की बात करें तो 1944 में, और 1949 की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? करौली हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी बात कर लेते हैं अपन जयपुर। जयपुर की बात करें तो सन 1938, और उसके अलावा तीसरी अपन बात कर सकते हैं, तीसरी अपन ने बात की सिरोही रियासत। ठीक है, सिरोही। चौथी अपन बात कर ले भरतपुर, और पांचवी अपन बात कर लेते हैं करौली। सिरोही, भरतपुर और करौली। ठीक है, सिरोही ने कब पारित किया अपना अधिनियम? तो याद रखना, सन 1943 में पारित कर दिया था। सन 1944 में भरतपुर ने पारित कर दिया था, और सन 1949 में किसने पारित कर दिया था? वो करौली रियासत ने। ठीक है, राजस्थान में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत, वापस बात कर लेते हैं, पहली रियासत कौन सी हो गई? बीकानेर रियासत। कब पारित किया? सन 1928 में। मैक्सिमम चीज आपको ये दोनों ध्यान रखना है, बाकी तो आप लिख लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जयपुर ने सन 1938 में और बीकानेर रियासत ने सन 1928 में पारित किया। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ बेसिक चीजें देखी हैं किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में, या फिर अपन कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। अभी तक अपन ने पंचायती राज की बात नहीं की, अभी तक अपन ने बात की है किसकी? स्थानीय स्वशासन की बात की। और अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? पंचायती राज की बात करेंगे। ठीक है, अपन ने दो टॉपिक देख लिए। देखिए, इस स्थानीय स्वशासन में दो टॉपिक है, एक तो पंचायती राज और दूसरा है नगरीय स्वशासन। और अब जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं वो किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? तो वो शुरुआत करने जा रहे हैं पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन में भी कौन सा? पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है, मैक्सिमम आपको याद रखना है, अगर नगरीय स्वशासन और पंचायती राज का जो कंपेयर करें तो पंचायती राज में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। वो तो 10% ही बनते हैं, एक प्रकार से कहते हैं 90% चांस इस पंचायती राज से बनने के रहते हैं। ठीक है, अब पंचायती राज की बात करें तो अपन आते हैं संविधान बनते समय क्या हुआ। तो याद रखना, मैंने अभी हाल ही में बताया है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू
पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने कहा कि जब संविधान बन ही रहा है तो संविधान में किसे लिख दिया जाए, पंचायती राज को और नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन और पंचायती राज को संविधान में जोड़ने की सिफारिशें की थी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, लेकिन इनका विरोध करने वाला एक व्यक्ति थे और उनका नाम था बाबा साहब या फिर अपन कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने पंचायती राज को संविधान में जोड़ने के लिए मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अभी सही समय नहीं है कि हम इसे पंचायती राज को संविधान में जोड़ दें। तो फिर इन्होंने से तर्क पूछा गया कि ऐसा क्या बात है कि हम अभी शुरुआती दौर में ही पंचायती राज को संविधान में नहीं जोड़ सकते। तो इन्होंने तर्क दिया कि हाल ही में हमारी भारत की जनता जमींदारों से, विभिन्न जो बाहुबली लोगों से हैं, उनसे छूटी है, उनके चंगुल से बची है। अगर हम हाल ही में या फिर जो संविधान लागू है उसके साथ ही हम पंचायती राज के चुनाव करा देंगे या पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दे देंगे तो शुरुआत से ही वापस जो सरपंच या अन्य जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो वापस वही बाहुबली लोग, वही पैसे वाले लोग, वही जमींदार लोग वापस चुनकर आएंगे और वापस हमारे भारतीय किसानों की या भारतीय जनता की स्थिति पुरानी वाली कर देंगे जो कि आज़ादी से पहले की थी। तो महात्मा गांधी को या फिर अपन बात कर सकते हैं हमारे भीमराव अंबेडकर ने यह तर्क दिया कि अभी फिलहाल ये जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो संविधान में जोड़ना सही नहीं होगा, हम बाद में ये प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के महात्मा गांधी एक अलग हो गए, उसके अलावा भीमराव अंबेडकर अलग हो गए, दोनों के तनातनी हो गई और ऐसी स्थिति में के संथानम नामक एक व्यक्ति थे, इन दोनों ने इनके बीच समझौता कराया और एक तीसरा रास्ता निकाला गया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि अभी संविधान में नहीं जुड़े और महात्मा गांधी चाहते थे कि संविधान में अभी से जुड़े। तो ऐसी स्थिति में जो के संथानम थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, अभी सिर्फ एक प्रावधान कर दो और सिर्फ एक प्रावधान कर दो और उस प्रावधान में लिख दो कि सरकार चाहे तो भविष्य में पंचायत राज की स्थापना कर सकती है। केवल इतना प्रावधान कर दो और बाकी सरकार पर छोड़ दो, आने वाली सरकारें कालांतर में वो पंचायत राज की स्थापना कर सकेगी। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए दोनों एग्री हुए और हमने भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 40, जिसके तहत लिखा कि सरकार भविष्य में ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो अपन कह सकते हैं हमने जो पंचायती राज की जो प्रेरणा ली है, पंचायती राज की प्रेरणा कहां से ली है? तो अपन लिख सकते हैं पंचायती राज की प्रेरणा, पंचायती राज की प्रेरणा। पंचायती राज की प्रेरणा कहां से ली है? तो याद रखना पंचायती राज की प्रेरणा अनुच्छेद 40 से ली है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो सरकार ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती है या पंचायती राज का गठन कर सकती है। ठीक है, और अब जो अपन बात करेंगे किसकी? तो अब जो अपन बात करेंगे किसकी? अब अपन आजादी के बाद या संविधान लागू हो चुका है उसके बाद की चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि हमने संविधान के साथ पंचायती राज को नहीं जोड़ा था। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर पंचायती राज का अस्तित्व हमारे भारतीय संविधान में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमें गांवों का विकास भी करना है। तो कैसे किया जाए? तो केंद्र सरकार ने उस टाइम पर, जो अपनी केंद्र सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मंत्रालय की स्थापना की और उस मंत्रालय का नाम रखा पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय। गांवों के विकास के लिए एक मंत्रालय की स्थापना हुई और कब हुई? तो याद रखना सन 1951 में। अब देखना, सन 1951 में एक मंत्रालय की स्थापना की गई और मंत्रालय कौन सा था? तो याद रखना पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। और सामुदायिक विकास मंत्रालय, और इस मंत्रालय की अपन बात करें तो इस मंत्रालय के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके जो मंत्री रहे हैं, जो पहले मंत्री बनाए गए, वो किसको मंत्री बनाया अपन ने? तो इस मंत्री के नाम है एस.के. डे। एस.के. डे को अपन ने क्या बनाया? मंत्री। इसकी स्थापना कब हुई इस मंत्रालय की? तो इस मंत्रालय की अपन ने स्थापना की है कब? तो सन 1951 में। इसका कार्य क्या होगा? ग्रामीण विकास इसका प्रमुख काम होगा। ठीक है, इस मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप गांवों का क्या करो? विकास करो। ठीक है, और इसने या इस जो मंत्रालय ने एक योजना लागू की ग्रामीण विकास के लिए और उस योजना का नाम क्या था? तो याद रखना उस योजना का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, उस योजना का नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और इसने योजना कब लागू की? तो याद रखना सन 1952 में ये योजना लागू की। और किसकी सिफारिश पर की? तो याद रखना के.एम. मुंशी की सिफारिश पर।
ठीक है। अब ये मंत्रालय, इस मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि गांव का विकास किया जाए, ठीक है। और इस मंत्रालय ने सन 1952 में इस मंत्रालय ने एक योजना पेश की और उस योजना का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। याद रखना, अभी कोई स्थानीय प्रतिनिधि नहीं है, अभी केंद्र स्तर पर ही काम चल रहा है, कोई स्थानीय प्रतिनिधि नहीं है, यानी कि स्थानीय लोग इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे, स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी नहीं लेंगे। और जब स्थानीय लोग इसमें भागीदारी नहीं लेंगे तो यह कार्यक्रम क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका हस्तक्षेप इस कार्यक्रम में ज्यादा रहेगा और स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप होगा ही नहीं, स्थानीय लोग इसमें भागीदारी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों का भागीदारी ना होना इसके लिए घातक सिद्ध हुआ और ये कार्यक्रम क्या हो गया, असफल हो गया। इस कार्यक्रम की जो सिफारिश की थी, इस कार्यक्रम की सिफारिश वो किसने की थी, तो याद रखना इस कार्यक्रम की सिफारिश करने वाले व्यक्ति के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी। और यह भी याद रखना है कि ये इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए हमने फंडिंग कहां से जुटाई, तो याद रखना फंडिंग हुई थी अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका ने अपने को वित्तीय सहायता दी थी और इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई थी। वित्तीय सहायता अपने कहां से ली है, तो अमेरिका से ली है, ठीक है, अमेरिका से वित्तीय सहायता अमेरिका से ली है, लेकिन स्थानीय लोगों की इसमें भागीदारी नहीं रही और यह कार्यक्रम क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, कार्यक्रम असफल हो गया। यह कार्यक्रम लागू किसने किया था, यह कार्यक्रम लागू किया था सामुदायिक विकास मंत्रालय, या फिर अपन कह सकते हैं पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय ने कार्यक्रम लागू किया, लेकिन कार्यक्रम क्या हो गया, असफल हो गया। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है हम लागू करते हैं कौन सा, तो याद रखना अपन बात कर सकते हैं कि एक और कार्यक्रम लागू करेंगे और उस कार्यक्रम का नाम क्या होगा, तो उस कार्यक्रम का नाम होगा राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम। यानी कि सन 1953 में इसके असफल होने के बाद एक और कार्यक्रम आएगा और उस कार्यक्रम का नाम है, आपको याद रखना है, सन 1953 और 1953 में कार्यक्रम आएगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम। राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम, राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम। फोर्ड फाउंडेशन का नाम सुना होगा, उसने फंडिंग की थी इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फंडिंग किसने की थी, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडिंग की गई थी, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा इसमें फंडिंग हुई थी और इसमें पैसे लगाए थे फोर्ड फाउंडेशन, इससे वित्तीय सहायता ली थी। राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम का भी वही हश्र हुआ है जो हश्र किसका हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। इसमें भी प्रशासनिक हस्तक्षेप ज्यादा था और इस कारण ये जो योजना है ये भी क्या हो गई, असफल हो गई। यानी कि पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय ने जो दो योजनाएं लागू की थी ग्रामीण विकास के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम, इन दोनों का क्या हश्र हुआ, ये दोनों योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई, क्योंकि स्थानीय लोगों की मदद नहीं ली गई, स्थानीय लोगों ने मदद नहीं की है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर के हैं और उनको स्थानीय स्तर पर सुलझाना अति आवश्यक है। आज केंद्र का बंदा अगर गांव में आता है तो उसे गांव के बारे में कितनी चीजें पता होगी, वो पूछ लेगा, कितना पूछ लेगा। और एक स्थानीय लोग है जो गांव में पैदा हुआ है, वहीं पर रह रहा है, तो उसे ज्यादा नॉलेज होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई। और फिर हमारी सरकार ने एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम क्या था, तो याद रखना उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। उस समिति का नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की चर्चा अपन करेंगे कल। और इससे आपको याद रखना है अपन ने पंचायती राज की शुरुआत कर ली है और पंचायती राज की शुरुआत में अपन ने 1951 में सामुदायिक विकास मंत्रालय की चर्चा कर ली है, 1952 में दो योजनाओं की चर्चा कर ली है, योजनाएं असफल रही है और फिर स्थापना हुई है किसकी, बलवंत राय मेहता समिति की। इससे पहले अपन ने देखे इससे पहले अपन देखे तो अपन ने सबसे पहले चर्चा कर ली थी किसकी, देखना सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, फिर स्थानीय स्वशासन और स्थानीय प्रशासन में अंतर क्या है, स्थानीय स्वशासन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, फिर किस प्रस्ताव द्वारा हमने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की है और स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा कि स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो सन 1919 का जो अधिनियम था।
और स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। महात्मा गांधी के क्या विचार है स्थानीय स्वशासन पर? इन्होंने बुक लिखी है ग्राम स्वराज इनका सपना था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के बारे में और स्थानीय स्वशासन के अपन ने प्रकार भी देखे हैं, एक तो पंचायती राज और दूसरा नगरीय स्वशासन। इसके बारे में पटवार में और ग्राम सेवक में दोनों में प्रश्न आया है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। फिर अपन ने देखा सरपंचों के बारे में और सरपंचों के नाम के बारे में देखा। फिर अपन ने देखा कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू हुई या अधिनियम कहां पर लागू हुए, रियासतों की बात कर ली है। तो दोस्तों अपन ने पंचायती राज की शुरुआत कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में अपन बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और विभिन्न प्रकार की समितियों की भी चर्चा करेंगे और पंचायती राज का क्या करेंगे? उद्घाटन। तो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।